जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बोलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। केम छो? कैसे हो? बस मजामा मजामा। स्टीमर का सबूत धोखाधड़ी है। स्टीमर की बात की थी कल हमने। इसमें एक ये चीज़ बताई गई थी खास तो कि कुछ मीटर की ऊंचाई वाली स्टीमर का भाग पृथ्वी के गोलाकार के पीछे छिप जाता हो तो उसके आधार पर रेखा गणित का उपयोग करके पृथ्वी के मोड़ को भी मापा जा सकता है। इसके लिए स्टीमर किनारे से कितना दूर है और स्टीमर की ऊंचाई कितनी है आदि माप चाहिए। तो ये गणना करके आज के वैज्ञानिक जो कहते हैं उसके अनुसार पृथ्वी की परिधि, उन्होंने पृथ्वी की परिधि बताई है 36,000 किलोमीटर। तो जो 36,000 किलोमीटर हो तो उसकी गोलाई में तो आधा स्टीमर छिपना ही चाहिए अगर इतनी परिधि हो तो ये कैलकुलेशन निकाला है उन्होंने। अब यहाँ हमारे लिए एक समझने की बात ये है कि उनका कहना ये है कि दूर की चीज़ बिल्कुल छोटी बिंदु की तरह दिखाई देती है अगर आप क्योंकि वो ज़्यादा दूर है और थोड़े ही दूर जाते ही आपको वो चीज़ दिखना बंद हो जाती है। नॉर्मली कोई भी चीज़ आप हमारी नज़रों से दूर जाएगी तो दिखना बंद हो जाती है। ये सोच के उन्होंने बताया कि पृथ्वी राउंड है, राउंड रोटेशन में ऐसी राउंड होने के कारण देखिए, मैं यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत सारी चीज़ है। मान लो कि ये एलिफेंट है। एलिफेंट आपको पृथ्वी के ये जैसे ये सामने है दिख रहा है। अब जैसे पृथ्वी धीरे 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 ऐसे टर्न लेगी तो ये दिखना बंद हो जाएगा। तो इनका कहना ये था कि कोई भी चीज़ थोड़ी ही देर में दिखना बंद कर देती है, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी ऐसी राउंड है। अब यहाँ एक प्रश्न है जो हमने कल भी जाना, लेकिन इस प्रश्न के साथ उसका तालमेल करेंगे कि मैंने कल आपको ये चीज़ बताई थी कि दूरबीन से अगर वही चीज़ को देखा जाए, आपको वो चीज़ दिखाई देने के लिए बंद हो गई है, लेकिन अगर उसको दूरबीन से देखा जाए तो वो पूरी की पूरी चीज़ दिखती है। बराबर? कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप दूरबीन से इसी चीज़ को वापस देखोगे ना तो वो आपको पूरी दिखाई देगी। तो इसका कारण ये हो गया कि आपको सिर्फ दृष्टि मर्यादा के कारण वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है तो मतलब ये हो गया कि पृथ्वी ऐसी राउंड है। ऐसा नहीं है। पृथ्वी राउंड है इसलिए 2 मिनट में यहाँ चली गई, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से खड़े रहोगे तो यहाँ तक ही दिखाई देगा, उसके बाद वाला नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बाद में भी जो चीज़ बिल्कुल छोटी हो जाती है, दिखनी बंद हो जाती है, अगर उसको दूरबीन से देखोगे तो लंबे समय तक वो दिखेगी और पूरी की पूरी वो चीज़ दिखेगी। मतलब ये हो गया कि ये नीचे नहीं है, वो सीधी ही है, तभी दिख रही है ना। अगर वो सीधी है और दूर चली गई है इसलिए नहीं दिखाई दे रही है तो ये गोल होने का तो प्रश्न ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, यही कारण है जो सुएज नहर और ये सब बनी है या बाद में भी बनी है या उनके लिए जो भी उन्होंने कांस्टेंट, आपको ये पता होगा कि स्पेशली आजकल वीडियो कैमरा लगे हुए होते हैं और कम से कम ध्यान दीजिएगा, कम से कम लंबी दूरी तक की भी चीज़ आपको दिखाई देती है। जैसे कि रडार में कौन से एरिया में कौन सी फ्लाइट आई आप नीचे खड़े खड़े नहीं देख पाओगे, लेकिन रडार उसको कैप्चर करेगा। कुछ समय के बाद एक ही जगह से कैमरा से वो चीज़ आपको दिखाई देनी बंद भी हो सकती है, क्योंकि वो एरिया जब सीधा था तब तक दिखेगा, जैसे सीधा होते ही स्लोप आ गया। स्लोप की बात हो रही है, यहाँ टर्निंग की बात नहीं हो रही है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो इन लोगों ने पृथ्वी को टर्निंग बताया है, टर्निंग नहीं है, पृथ्वी स्लोप वाली जरूर है। देखो यहाँ आपका वो जो नीचे का ब्लू एरिया है ना, उसको निकाल दो। देखो ये पीला एरिया कैसा है, दिख रहा है आपको अभी? तो पीले एरिया जैसी पृथ्वी है। यहां से लेके यहां तक 1000 योजन ऊंची चढ़ गई बस। तो स्लोप हो सकता है, लेकिन
ऐसे टर्न नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? स्लोप हो सकता है। तो स्लोप है, यही कारण है कि दूरबीन से भी वो स्टीमर आप दूर तक देख पाओगे, लेकिन दूरबीन से भी वो स्टीमर दूरबीन की कैपेसिटी होने के बावजूद कुछ समय के बाद वो दिखाई देनी बंद हो जाएगी। आपको जब प्लेनेट देखना होता है आकाश में, आप दूरबीन से देखोगे, वही लेंस, वही पावरफुल कैमरा, आप आकाश के ग्रह को भी देख सकते हो कुछ घंटों तक। लेकिन जब भी वो ग्रह अपने ऐसे स्लोप के कारण, क्योंकि वो तो घूमता है, ग्रह तो घूमता है, पृथ्वी स्टेबल है, ग्रह तो घूमेगा ही घूमेगा, तो घूम के अगर ये एरिया से ये एरिया में चला गया, यहाँ से लेके ये आकाश से ये आकाश तक चला गया, जहाँ अस्त होने का समय है अभी, पूर्व से पश्चिम की तरफ आ गया, पश्चिम से भी वो और आगे 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 चला गया, तो टर्निंग के कारण आप कुछ ही एरिया तक देख पाओगे। तो कुछ एरिया के बाद नहीं देख सकते हो, उसका कारण टर्निंग है। ये टर्निंग एरिया के कारण यहाँ ये चीज़ दिख रही है, यहाँ से आप आगे गए आगे गए आगे यहाँ तक पहुँचोगे तो ये वस्तु नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आप टर्न ले रहे हो। यही चीज़ को आप ऐसे समझोगे कि आप अपने गली के रोड पे आप खड़े रहो, अगर रोड टर्निंग वाला होगा तो जहाँ पे शार्प टर्न आएगा तब तक आप देख पाओगे, लेकिन शार्प टर्न हो जाने के बाद वो रोड की कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। बराबर? आगे, सुएज नहर तो सीधी रेखा में खोदा गया है। अब जो इतनी लंबी सुएज नहर, देखो आपको यहाँ पिक्चर दिख, ये सुएज की नहर है, उसका जो बाद में जो फोटो लिया गया है, देखो ये फोटो है, ये बराबर आपको सीधी लाइन में, लंबी जगह तक वो सीधी लाइन में दिख रही है। आओ यहाँ भी देखो, मैप में भी देखो, बिल्कुल एक ही अक्षांश, एक ही उसके ऊपर सीधी लाइन में ये नहर है, सुएज कैनाल दिख रहा है। हाँ, कोई यहाँ ऊंचाई चढ़ाई टर्निंग ही नहीं है। ऊंचाई चढ़ाई तो होगी ही होगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन टर्निंग बिल्कुल नहीं है। आप अगर ऊंचाई धीरे धीरे चढ़ोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हाइट पे चढ़ रहे हो, लेकिन जो टर्निंग है, जो शार्प टर्निंग है, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। गोली भी छोड़ते हो ना, ये भी आपको पता होगा। कोई भी इंसान गोली छोड़ेगा तो सीधा डायरेक्शन लेगा या टर्निंग होने के बाद का डायरेक्शन लेगा, बताओ? सीधा ही लेगा। ऐसा नहीं है कि वो जब निशाना ताक रहा है उसके कुछ देर के बाद वो हट जाएगा वहाँ से, तो उस हिसाब से वो निशाना लेकर छोड़ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी घूमती नहीं है इसीलिए गोल नहीं। पृथ्वी गोल है और घूमती है, दोनों सिद्धांत एक दूसरे पे आधारित है। ये गोल है इसलिए बॉल कैसे घूमेगा? बॉल सीधा तो खड़ा ही नहीं रहेगा, बॉल ऐसे दौड़ेगा। अगर ये बॉल ही नहीं है तो दौड़ेगा नहीं, दौड़ेगा। तो बॉल और घूमना, ये दोनों चीज़ एक दूसरे पे निर्भर है। अगर वो घूम रही है तो जरूर बॉल है, और बॉल है तो वो जरूर घूम रही है, तो दोनों सिद्धांत निकल जाएंगे। बराबर? एक नहीं, दोनों निकल जाएंगे। और इसको सिद्ध करने के लिए उसका घूमना आवश्यक है। यदि आप ये सिद्ध कर दो कि पृथ्वी घूमती नहीं है तो वो स्वयं सिद्ध भी हो जाएगा कि ये गोल भी नहीं। अच्छा, आज के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पृथ्वी 1 मिनट पे 1100 मील की तेज गति से अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अगर यदि घूमती है और पूर्व दिशा में अगर आप गोली छोड़ो तो वो गोली जो जहाँ छोड़ी वहाँ से अधिक दूर जानी चाहिए, और जो पश्चिम दिशा में आप गोली छोड़ो, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, ये पृथ्वी भी पूर्व दिशा में जा रही है ना, वो पश्चिम से पूर्व में जा रही है ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर उसकी गोली ज़्यादा फास्ट जानी चाहिए ना। लेकिन आप दोनों तरफ गोली छोड़ोगे उसकी स्पीड एक ही जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी छोड़ो एक ही स्पीड है, यहाँ भी छोड़ो एक ही स्पीड है, तो फिर वो गोल कहाँ से हुई?
घूमती भी कहाँ से हुई? एक और बड़ा सिद्धांत है, उस पे भी हमको ध्यान देना है। ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ अभी सुनने जैसा है। सारे के सारे सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर छोड़े हैं और पृथ्वी की परिक्रमा वो करते करते पृथ्वी की सारी तस्वीर ले रहे हैं, बराबर। अब यहाँ एक चीज़, एक मुद्दा नोट करना है आपको। मंगल ग्रह या गुरु ग्रह घूम रहा है, गुरु ऐसे घूम रहा है, उसकी वीडियो मिलेगी। समझ में आ रहा है ये? आपको कोई भी दूसरे ग्रह, शनि ग्रह घूम रहा है, उसके वलय के अंदर से ये जो गोला है वो ऐसे घूम रहा है, वो आपको लाइव देखने को मिलेगा टेलीस्कोप से। लेकिन जो सैटेलाइट बाहर गई है उसने पृथ्वी को घुमाते हुए या घूम रही है ऐसी आज तक कोई वीडियो बताई नहीं। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, आप सैटेलाइट तो घूम ही रही है, वो तो पता है आपको, सैटेलाइट तो घूम ही रही है। तो सैटेलाइट अगर घूम रही है तो वो भी तो घूमती 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 पृथ्वी की फोटो ले सकता है ना, वीडियो ले सकता है। लेकिन आपको पृथ्वी की हर एक वीडियो, हर एक फोटो स्टिल मिली है, स्थिर मिली है, कोई भी घूमती हुई नहीं मिली। तो इसका अर्थ क्या हुआ पता है? आप कुछ एरिया से बाहर निकले भी नहीं हो पृथ्वी के सैटेलाइट। आपकी एक भी सैटेलाइट पृथ्वी के कुछ डिस्टेंस जो एरिया है उससे बाहर निकली नहीं है। वो एरिया से अगर वो बाहर निकलेगी ना, बिल्कुल आकाश में दूसरे ग्रह की तरह वो स्टेबल रहेगी ना, पृथ्वी के सर्कमटेंसेस से बाहर और दूसरे ग्रह की तरह आकाश में, तो वो उसको जैसे दूसरे ग्रह घूमते मिल रहे हैं वैसे ये भी घूमती हुई मिलेगी, बराबर। सीधी बात है, वो सैटेलाइट यहाँ से ज़्यादा दूर गई नहीं है, वो पृथ्वी के एरिया से बाहर ही नहीं निकली। यही कारण है कि वो खुद घूम रही है तो उसको पृथ्वी घूमती हुई दिखाई नहीं दे रही। आओ आगे जाते हैं। तोप का गोला मूल जगह पे लौट के आ जाता है। देखो यहाँ पे आपको एक दो पिक्चर बताए हैं और विगत लिखी है, हम उसको पढ़ते भी जाएंगे और आप उसको देखते भी जाओ। 26वां कारण है जो पृथ्वी गोल नहीं है या घूम नहीं रही है वो बता रहा है आप सबको। इसमें एक और ये पिक्चर है, तोप का गोला मूल जगह पे लौट के आ जाता है। तो वो कैसे? किसी ऊंचे टावर के शिखर से जब पत्थर नीचे फेंके जाते हो, जब किसी ऊंचे टावर से पत्थर को नीचे फेंके जाते हो तो वे पत्थर टावर के आधार पर ही गिरते हैं। पृथ्वी स्थिर हो या घूमती हो ऐसा ही होता है। पृथ्वी यदि घूमती हो तो टावर के साथ पत्थर भी उसी दिशा में घूमते, लेकिन वे टावर के आधार पर ही गिरते। तो पृथ्वी से समकोण पर लगाई गई तोप के गोले के बारे में ऐसा नहीं होता। पृथ्वी यदि स्थिर हो तो तोप की नली में से जो गोला छोड़ा गया है वो कुछ सेकंड के पश्चात वापस वही आकर गिरता है। पृथ्वी यदि घूमती है तो आज के वैज्ञानिकों के अनुसार वो 1 मिनट में 1100 मील दूर चली जाती। इसलिए अब तोप का गोला वापस आए तब तक तोप अनेक मील दूर खिसक जाना चाहिए और गोला मीलों पर दूर जाकर गिरना चाहिए। ऐसा नहीं होता। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी घूमती ही नहीं है, बराबर। अगर 1100 मील की स्पीड से अगर पृथ्वी भागेगी, आओ देखो यहाँ बताया है, देखो यहाँ से ये गोला छोड़ा गया तो अगर 1100 मील से पृथ्वी भाग रही होगी तो सीधी लाइन में तो नहीं जाएगा ना, जहाँ छोड़ा है वहाँ कहीं आगे पीछे गिरना चाहिए ना। ऐसे ही ये गोला देखो, ये देखो यहाँ से गोला छोड़ा है, ये तोप है। अब तोप से गोला छोड़ा इन्होंने तो यहाँ देखो, यहाँ से वो नीचे गिर गया। यहाँ बताया है स्पेशली ये गोले को इतने एरिया से नीचे गिर गया। तो ये जो यहाँ आपको यहाँ भी देखो कैसे गया है, ये एरिया से धीरे धीरे नीचे आ गया।
यहाँ से वो नीचे उतर रहा है। अब नीचे उतर रहा है तो इसी डिस्टेंस में उतरा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ छोड़ा और ये क्रॉस में उतरा, ऐसा नहीं हुआ, बराबर। तो यही तो बात हो गई कि ये बिल्कुल सीधी दिशा में एक ही लाइन में है। अगर ये घूमती तो ये सीधा दिशा ही चेंज हो जाता ना। आओ, ये एक ग्रह नहीं है। एक और बात बताई है कि ये कोई ग्रह नहीं है। आओ देखो यहाँ पृथ्वी को आकाश में कैसे बताया गया है। आपको मैं यहाँ ये पिक्चर बता के हुए समझाना चाहूँगी। आओ देखो, बराबर ये 4 नंबर का ग्रह है, उसको पृथ्वी बताया है, ये वाला 1 2 3। ये सूर्यमाला है, सूर्य के पास ये सूर्य, उसके बाद ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा है वो पृथ्वी है, चौथा है वो मंगल है। तभी हम मंगल के पास इसीलिए गए। इनका कहना ये है कि मंगल पृथ्वी के बिल्कुल बाजू में। आओ मैं आज थोड़ा आपको समझा दूँ, ये पिक्चर को थोड़ा समझा दूँ कि इन्होंने कैसे इसको लिया है। देखो ये सूर्य है बराबर मध्य में, उसके बाद सबसे पहला ग्रह आएगा बुध, उसके बाद शुक्र, फिर ये पृथ्वी और फिर ये मंगल, बराबर। उसके बाद आएगा गुरु, फिर आएगा शनि, ये शनि ग्रह, फिर ये आएगा बाकी हर्षल और नेपच्यून। और ये बिल्कुल ये सूर्य को यहाँ मध्य में रखकर ऐसे ही गोल घूम के आते। जैसे देखो ये बुध है ना, ऐसे घूमेगा और गोल वापस राउंड लेके वापस आके वापस यहाँ से, ये उसका एक राउंड पूरा हो गया, फिर दूसरा शुरू, बस घूमता ही जाएगा, कंटिन्यू घूमता जाएगा। ऐसे ही ये घूमता जाएगा, ऐसे ही ये घूमता जाएगा, पृथ्वी घूमती जाएगी और ऐसे ही ये घूमता जाएगा। अब आपको यहाँ यही समझना है, अगर ये सब एक ही लेवल में है, इन्होंने बताया है एक के बाद एक है। अब ये लेवल में अगर यहाँ पे जीव सृष्टि है तो यहाँ भी होनी चाहिए कि नहीं? यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ भी मंगल पे तो ये जाकर आए, फोटो लेकर आए, वहाँ कोई जीव सृष्टि नहीं, कोई वनस्पति नहीं, कोई पानी, कोई समंदर, कोई दरिया नहीं। अगर ये एक ही वातावरण में है तो यहाँ जो है वो यहाँ होना ही चाहिए, बराबर। आओ अभी मैं ये जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रही हूँ। आओ आगे में जाएंगे। या ये कहकर मना कर दिया है कि ये इसीलिए नहीं घूमती क्योंकि ये ग्रह नहीं। और ये किसने कहा है ये जानो। इंग्लैंड के खगोल शास्त्री जॉर्ज बी एरी, इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एप्सविच लेक्चर्स में तर्क दे दिया है कि गुरु ग्रह बहुत बड़ा है और वो अपनी धुरी पे घूमता है, ऐसा मालूम होता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी ग्रह घूमेगा तो वो दिखेगा, उसकी मूवमेंट दिखेगी, उसका गोल गोल घूमना दिखेगा। तो गुरु ग्रह भी बहुत बड़ा है, वो पृथ्वी से तो कुछ 11 गुना बड़ा है। कितना? 11 गुना, 11 मल्टीपल 11 गुना वो ज़्यादा बड़ा है। और वो जब घूमता है अपनी धुरी पे तो दिखाई देता है। यदि अगर गुरु ग्रह अगर अपनी धुरी पे घूम सकता है और हम सबको दिखाई दे रहा है, फिर पृथ्वी क्यों नहीं घूम सकती है अगर वो हवा में है तो? और अगर घूम सकती है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? ये 2 सवाल समझ में आया? इन सवाल का सादा जवाब तो यही, सिंपल जवाब ये है कि पहले तो पृथ्वी कोई ग्रह नहीं है। अगर ग्रह होती और दूसरे ग्रहों के साथ आकाश में होती तो वो भी जरूर घूमती, बराबर। तो वास्तविकता ये है कि इस प्रकार का जवाब देने के स्थान पे बिना किसी तर्क के ये मान लेना कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसलिए वे सूर्य के आसपास अपनी धुरी पे घूमती है, ये बिल्कुल भी ऐसा कहा जाएगा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं।
बराबर, बिना कोई लॉजिक आपको उसको नहीं मान लेना चाहिए। पृथ्वी ग्रह है, ये मत किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग से, तर्क से, गणित से या प्रत्यक्ष सबूत से सिद्ध किया ही नहीं जा सकता। सौर मंडल का पृथ्वी एक ग्रह है, ये सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए ये भी सिद्ध नहीं हो पाया कि वो घूमती है या गोल है। समस्त ग्रह ध्रुव तारे के आसपास घूमते। वैज्ञानिक हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि आदि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते, लेकिन ये हमारे अवलोकन बताते हैं कि समस्त ग्रह, नक्षत्र, तारे उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारे को केंद्र में रखकर ही घूमते हैं। खगोल शास्त्रीगण जब कहते हैं कि समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते, तब उनके मंतव्य के लिए उनके पास कोई भी परोक्ष या प्रत्यक्ष सबूत नहीं होता। यदि कोई अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते नहीं हो तो ये मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यदि अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो भी ये मानने की ज़रूरत नहीं कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, क्योंकि पृथ्वी कोई ग्रह नहीं है। पृथ्वी यदि सूर्य के आसपास या अपनी दूरी पर घूमती है तो फिर पृथ्वी गोल हो ही नहीं सकती। देखो यहाँ ये सब जो तारण दिया है ना, ये वैदिक शास्त्र, विष्णु पुराण और उन सब के आधार पे दिया है, और कुछ वैज्ञानिकों ने ये दिया है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में स्थिर रहता है और ध्रुव तारे के अंदर एक अट्रैक्शन है, एक चुंबकीय तत्व है जो जिसके कारण सारे जो दिशा सूचक यंत्र है वो उत्तर में बताता है, सुई उत्तर में बताती है। लेकिन यहाँ हमको एक बात समझनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। अगर हम ये मान ले कि ये ध्रुव तारे के कारण ही पृथ्वी गोल गोल घूमती है, जैसे कि ध्रुव का तारा है, मान लो कि ये ध्रुव का तारा है और ये पृथ्वी है जो उसको ऐसे बराबर पकड़ के सभी ग्रह को और पृथ्वी को ऐसे गोल घुमाता है। अगर आप ये मान भी लो कि सभी ग्रह ध्रुव तारे को पकड़ में लेकर घूमते हैं, तो आपको ये समझना है कि भाई तारा यहाँ है, ग्रह उसको पकड़ के ये दिशा में जाएगा, ये दिशा में जाएगा, ये दिशा में जाएगा, ये दिशा में जाएगा, हर जगह वो घूमेगा। तो आपको जैसे कि ये दिशा से ये दिशा तो उल्टी हो गई, हुई कि नहीं हुई बताओ? यहाँ ध्रुव तारा उत्तर में है और बाकी सारे यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, तो उत्तर दिशा को पकड़ के ध्रुव तारा बीच में होना चाहिए कि या उत्तर में होना चाहिए? फिर नहीं, अगर मान लो कि ध्रुव तारे को पकड़ के सारे ग्रह घूम रहे हो तो ध्रुव तारा कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए ना, उत्तर में नहीं ना। नहीं। अगर उत्तर में तारा है तो उत्तर में इसके पीछे ये ग्रह कैसे घूम सकता है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर के बाद कोई दिशा है? नहीं। हाँ, एक और बात है, जैसे हमारे शास्त्रों में 4 ध्रुव तारे बताए हैं, निर्व्याघातिक तारा, मतलब कि भरत के उत्तर में, जम्बू के उत्तर में, फिर महाविद्य के उत्तर में, फिर ऐरावत के उत्तर में और फिर महाविद्य पश्चिम महाविद्य के उत्तर में। तब ये हो सकता है कि यहाँ से ये ग्रह यहाँ आए, तो अब ये किसके, महाविद्य के उत्तर के कंट्रोल में आए। अब धीरे धीरे ये इन्होंने दिशा बदली, दक्षिण में गए, तो अब ये किसके कंट्रोल में आए? ऐरावत के ध्रुव तारे के। अब धीरे धीरे यहाँ आए। तो ये बात हुई, ऐसी बात हुई कि जो बराबर मध्य में मेरु है, बराबर उसके चारों ओर के चारों दिशा के 4 ध्रुव तारे के कारण ये पूरा ग्रह मंडल ज्योतिष चक्र ऐसे गोल घूमता है। बोलो बराबर? तो ये बात आगम में भी यही है और विष्णु पुराण आदि जो वैदिक ग्रंथ है उसमें भी यही बात। तो ये बात तब साबित होगी जब आप पृथ्वी के 6 खंड नहीं, पूरा जम्बू द्वीप की कल्पना करोगे। बराबर? और 2 सूर्य की कल्पना करोगे, क्योंकि 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, एक दिन में तो सूर्य जाके वापस नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा भरत क्षेत्र सिर्फ 500 योजन का है, इतना ही लंबा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ ही सूर्योदय सूर्यास्त को 12 घंटे लगते कि नहीं लगते? तो खाली एक दिशा में 12 घंटा लगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। सूर्य को सूर्योदय से सूर्यास्त एक ही दिशा में 12 घंटे लगे, तो चारों दिशा में 12-12 गिनना है कि नहीं गिनना है उसको?
तो चारों दिशा में 12-12 गिनोगे तो 48 घंटे हो गए। अगर एक ही सूर्य हो तो 48 घंटे के बाद दिखाई देगा। बोलो ऐसा होता है? आपको सूर्य कितने घंटे में दिखाई देता है? 24 घंटे में ना? हाँ, तो मतलब 2 सूर्य होगा तभी ये होगा। 2 सूर्य है तो जब एक सूर्योदय सूर्यास्त होके आ गया तो एक दिशा कवर हुई। अब यही सूर्यास्त के बाद रात सुबह की सूर्योदय होगी तो 2 दिशा कवर होगी। 12 और 12 24 घंटा। तो 24 घंटे में यहाँ का सूर्य यहाँ आ गया, भरत का सूर्य ऐरावत में सूर्योदय करने के लिए आ गया, तो ऐरावत का भरत में सूर्योदय करने के लिए आ गया। बराबर। तो भगवान ने कहा है 2 सूर्य है, एक भरत का सूर्य, एक ऐरावत का सूर्य। ये तो 100% साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया कुछ? हाँ, हाँ, चलो अच्छी बात। तो ऐसे ही 2 सूर्य है जो भरत क्षेत्र में 12 घंटा निकालेगा, फिर उसके बाद महाविद्य में 12 घंटा सूर्योदय सूर्यास्त के लिए होगा, फिर ऐरावत में सूर्योदय सूर्यास्त होगा 12 घंटा, उसके बाद पश्चिम महाविद्य में सूर्योदय सूर्यास्त होगा। तो 48 घंटे के पहले सूर्य वापस नहीं आ सकता, लेकिन हमारे यहाँ 24 घंटे में वापस सूर्य दिख रहा है। तो सीधी बात हो गई कि 2 सूर्य है और 2 सूर्य के कारण ही ये 24 घंटे में हम वापस उसको देख सकते हैं। तो जब 24 घंटे बाद वापस आया वो दूसरा सूर्य है, पहले वाला सूर्य नहीं है। साइंस ने इतनी प्रगति तो कर ली है कि वो हर एक सूर्य का बहुत अच्छे से फोटो ले पाए। तो फोटो में भी वो साबित कर रहे हैं कि आज जो सूर्य आया है वो बिंब में जो बदलाव है वो दूसरे दिन के सूर्य में उनको कुछ अलग प्रकार का, कुछ ज़्यादा छिद्र, ज़्यादा आग निकलता हुआ, ज़्यादा ज्वालामुखी के पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा उनको चेंज दिखता है, ज़रूर दिखता है। बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे लेख मिलेंगे साइंस के कि ऐसा होता है। बराबर। कोई प्रश्न है? बोलो। नहीं, चलो आगे। क्षितिज रेखा में कोई घुमाव नहीं है। अब क्षितिज रेखा की बात की है। क्षितिज रेखा के लिए एक बहुत बड़ी बात है, वो ध्यान दीजिए आप। क्षितिज रेखा आपको कोई भी जगह से, दोनों क्षितिज, कोई भी दिशा, 8 दिशा से आपको दोनों क्षितिज ऐसे मिलती हुई दिखेगी आकाश में। आकाश और जमीन मिल रही है। दूर से जो दिख रहा है कि जमीन और आकाश अब एंड आ गया, अब यहाँ आगे कुछ नहीं है, ये दोनों मिल रहे हैं, उसको ही क्षितिज बोला गया। बराबर। आपको ये दोनों मिले हुए दिखा है, आप वहीं पे ज़्यादा 100 किलोमीटर आगे जाओ, आपको फिर से वो दोनों आगे मिले हुए मिलेंगे। और 1000 किलोमीटर जाओ, 50,000 किलोमीटर जाओ, लेकिन फिर भी दोनों चीज़ आपको ऐसे अलग ही मिलेगी। आप अलग अलग ही जा रहे हो। आप जब जा रहे हो तब जमीन और आकाश 2 अलग है, लेकिन दिखने में, दूर से देखने में वो क्या है, दोनों एक। और ये तभी पॉसिबल है जब आप स्लोप उतरो। जब आप स्लोप उतरो, आप यहाँ खड़े हो, आप स्लोप उतर रहे हो, आप यहाँ खड़े हो, आपको बराबर ये जमीन और ऊपर का आकाश दोनों एक ही लाइन में मिला हुआ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। और आप थोड़ा और आगे उतरोगे तो वापस यहाँ से वो मिला हुआ मिलेगा। और वापस थोड़ा उतरो तो ये भाग से वो मिला हुआ मिलेगा। बराबर ना? एंड तक उतरो, आपको 2 आकाश और क्षितिज मिली हुई मिलेगी। आपको लगेगा ये दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी नीचे उतर रही है, ढाल है, ऐसा ढाल है। मैंने आपको बोला था छाते के अंदर आप यहाँ से देखोगे तो भी छाते का कपड़ा दिखाई देगा। आप छाते के अंदर खड़े हो जाओ, आप ऊपर से देखोगे तो भी छाते का कपड़ा है। थोड़ा नीचे आओगे छाते का कपड़ा, और नीचे आओ छाते का कपड़ा, और नीचे आओ छाते का कपड़ा। तो अब ये डंडा और छाते का कपड़ा तो एक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तंबू में भी ऐसा ही होता है।
बस तो ऐसी ढाल वाली पृथ्वी है, वो अपने आप कमान वाली पृथ्वी है, वो साबित हो जाती है। ठीक है, तो क्षितिज रेखा को सीधे रेखा में, अच्छा ये कब दिखाई देगा, अब ये बताओ, चलो क्षितिज कहाँ दिखाई देगी, जब सीधी लाइन में ही दिखाई देगी ना, पृथ्वी सीधी होगी तो ही दिखाई देगी ना। पृथ्वी सीधी है, आप आगे आगे जा रहे हो, नीचे आकाश उतर रहा है, पृथ्वी सीधी है, सीधी मतलब ऐसे स्लोप में है, ऐसे बॉल जैसी होगी तो क्षितिज दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे। आकाश अलग हो गया, पृथ्वी अलग हो गई, आकाश तो ऊपर ही रहेगा उसमें, बराबर। जब भी आप समुद्र किनारे जाओगे, दूर क्षितिज की ओर नज़र करोगे, तब क्षितिज एक सीधी रेखा के स्वरूप में ही दिखाई देता है। आप समंदर किनारे जाओ ना, जूहू बीच पे अगर आप जाके खड़े रहो ना, तो आपको दरिया कुछ ही किलोमीटर तक दिखाई देगा, इससे ज़्यादा नहीं। मुश्किल से लगेगा कि बस ये एंड आ गया, लेकिन अगर बोट में बैठो तो कितने किलोमीटर तक जा पाओगे ना, 500 700 1000 किलोमीटर अंदर जाओगे तो जा पाओगे ना। तब आपको लगेगा जैसे जैसे आगे जाओगे और आगे रास्ता मिलेगा, हर जगह से यही दिखेगा कि ये दरिया का एंड आ गया। क्यों? क्योंकि वो रास्ता स्लोप में उतर रहा है, दरिया भी स्लोप में उतर रहा है, हर जगह लगेगा कि ये एंड आ गया, सामने ही है, बस इतना ही दरिया। लेकिन और आगे जाओ तो आप नीचे उतर गए, आपको और वो रास्ता मिल रहा है, आप नीचे उतर रहे हो इसलिए आकाश ऊपर छूट रहा है। ये समझ में आ रहा है? अगर आप सीधे ही जाते तो आकाश छूटता नहीं। यहाँ बताया, यही बात बताई है कि 19वीं सदी में महान खगोल शास्त्री प्रोफेसर रिचर्ड प्रोक्टर ने पृथ्वी को गोल सिद्ध करने के लिए किनारे से दूर जा रहे जहाज का एक रेखा चित्र बनाया। उस चित्र में ऐसा दर्शाया कि जहाज जल की पहाड़ी पे चढ़ के नीचे उतर रहा हो। वो जल को एक पहाड़ जैसा उन्होंने बताया और पहाड़ से वो नीचे उतर रहा है, जहाज नीचे उतर रहा है। लेकिन चित्र में भी क्षितिज को तो एक सीधी रेखा के रूप में ही बताया। यदि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है तो क्षितिज रेखा फिर एक कमान की तरह होना चाहिए। क्षितिज रेखा यदि सीधी है तो पानी पहाड़ी जैसा हो तो पृथ्वी का आकार फिर बेलन जैसा सिद्ध हो जाएगा। क्या फिर प्रोफेसर रिचर्ड प्रॉक्टर जैसे खगोल शास्त्री पृथ्वी को बेलनाकार मानते हैं? ना, उन्होंने तो उसको ऐसे स्लोप में ही बताया है, क्योंकि स्लोप में बताया इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने पृथ्वी को स्लोप में मान लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ ये चीज़ को ध्यान देना है कि जो आकृति जैसी होगी वैसी ही मान्यता में भी साबित होगी। बराबर बराबर। तो वो स्लोप वाला जम्बूद्वीप है, भरत क्षेत्र पूरा उत्तर से दक्षिण में स्लोप जा रहा है, तो आपको वो स्लोप वाला ही दिखेगा, कोई भी आकृति हो। ऐसे ही बादलों की गति भी सभी दिशाओं से होती है, बादल सभी दिशाओं से आते। तो आकाश में बादल सभी दिशाओं में गति करते हैं। कई बार कुछ बादल पूर्व से पश्चिम जाते हैं, जबकि अन्य बादल उस समय पश्चिम से पूर्व में जा रहे होते हैं। अब यदि पृथ्वी गोल है, अंतरिक्ष में वह पश्चिम से पूर्व दिशा में 1 सेकंड में 19 मील की रफ्तार से गति कर रही है, तो पूर्व दिशा में जा रहे बादलों का वेग हमें अधिक लगना चाहिए, और जो बादल स्थिर हो उन्हें पूर्व दिशा में जाते हुए दिखना चाहिए। प्रति सेकंड 19 मील की गति से पश्चिम दिशा में जा रहे बादल हमें स्थिर मालूम होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम की तरफ जो बादल जा रहे हैं वो तो दिखाई नहीं देने चाहिए ना। ये बहुत अच्छे से समझा है। आप अगर पृथ्वी पश्चिम की तरफ जा रही है तो आपको पूर्व के बादल आपको पश्चिम दिशा में और पूर्व की तरफ जाना दिखना चाहिए ना, कि पश्चिम दिशा में जाना चाहिए वो बादल। आप खुद पश्चिम से पूर्व में जा रहे हो तो पूर्व के बादल पश्चिम में आएगा तो ऐसे उल्टा, तो उसकी गति फास्ट हो जाएगी कि नहीं?
तो बादल की गति फास्ट होगी तो विमान की नहीं होगी, आधी होगी ना, ऐसे तो आधी होनी चाहिए ना। जो फ्लाइट जापान से कनाडा जा रही है, जापान से कनाडा पूर्व से पश्चिम हुआ, पृथ्वी भी पूर्व से पश्चिम जा रही है, तो आधे घंटे में टाइम आधा होना चाहिए ना। पश्चिम से पूर्व मतलब कनाडा से जापान आते जो फ्लाइट का टाइम हो, उससे ये आधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बादल का भी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ना ही बादलों की गति में फ़र्क है, ना ही फ्लाइट की गति में फ़र्क। मतलब ये हो गया, हम स्थिर ही है। आप पूर्व से पश्चिम जाओ तो भी उतना वक्त, पश्चिम से पूर्व आओ तो भी सिमिलर वक्त। आओ, बादल स्वाभाविक गति से सभी दिशाओं में जाते हैं, उन पर पृथ्वी की गति का कोई प्रभाव नहीं। मतलब ये हो गया कि उसकी कोई गति ही नहीं है, गति होती तो प्रभाव भी होता। आओ, ये आपका ये 5वां चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आगे में भी यही चीज़ें हैं। ब्रिटिश संसद, पहले क्या क्या हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी। हमारे समय तक ये स्थिर था, बाद में जब उन्होंने घुमाया है, घुमावदार बनाया है, तब भी बहुत विरोध हुआ है, उनके ही लोगों ने विरोध किया हुआ है। ज़रूरी है कि उनके ही लोगों ने इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि उनको ही ये बात सही नहीं लगी। आओ, ब्रिटिश संसद की बात है, ये ब्रिटिश संसद का फ़ोटो है जहाँ ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, और ये उनका जो तब का जो मानना था मैप का, वो मैप है। आओ, इस मैप को भी आप देखोगे। आओ, दिख रहा है ना आपको मैप? इतनी लंबी सुएज कैनाल अगर सीधी है तो ही बन पाएगी, पृथ्वी जमीन पे है तो ही, नहीं तो इतने टर्निंग आप ये बॉल के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है? ऐसी ज़मीन के ऊपर, ऐसी गोलाई वाली टेढ़ी ज़मीन के ऊपर कोई भी कैनाल या ब्रिज या अंडरग्राउंड बनाना पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं बोगदा बन सकता है, लेकिन कैनाल नहीं बन सकती, ब्रिज नहीं बन सकता। आओ, ग्रेट बिटर लेक नाम है ये। आओ, देखो अभी मैं ये फोटो में आपको कुछ समझा। अभी आप कुछ जगह को जानोगे और वहाँ की आबो हवा को हम जानेंगे। आओ, देखो यहाँ है इंडियन ओशन, ये सदर्न ओशन, दक्षिण हिंद महासागर। आओ यहाँ वो अटलांटिक ओशन, फिर ये भी सदर्न ओशन। अब यहाँ कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये भी सदर्न ओशन, ये भी सदर्न ओशन, यहाँ भी पैसिफिक ओशन, यहाँ भी पैसिफिक ओशन। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, दिशा एक ही है तो साउथर्न लिख लिया दोनों को। ये दक्षिण है, समझना है, ये दक्षिण है तो ये भी दक्षिण कैसे पॉसिबल है? हाँ, अब उन्होंने क्या किया पता है? यहाँ समझना, देखो यहाँ भी पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, यहाँ भी ये सदर्न ओशन और पैसिफिक ओशन आएगा। इन्होंने क्या किया पता है? ये जो एंड का एरिया है और ये भी एंड का एरिया है, वो दोनों को, मतलब ये कोने में है तो यहाँ लवण है, ये कोने में तो यहाँ लवण है, तो समुद्र तो दोनों जगह मिला, तो उन्होंने दोनों को एक ही नाम, इन्होंने भी जैसा हमारे में लवण समुद्र है ना, इन्होंने भी एक ही नाम दे दिया, सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। ये हो गया मेडागास्कर जो साउथ में नीचे की डिग्री पे, ये है साउथ अमेरिका।
यहाँ साउथ अमेरिका पॉसिबल है, ये साउथ अमेरिका है, तो ये नीचे का एरिया, यहाँ न्यूजीलैंड, ये साउथ अमेरिका, तो ये सारा नीचे का एरिया हुआ, बराबर। साउथ तो नीचे में ही है ना। तो यहाँ से और आगे में एंटार्क्टिक, यहाँ से न्यूजीलैंड के बाद और आगे में एंटार्क्टिक। आपको ये पता है ना न्यूजीलैंड कहाँ है, हमारे श्रीलंका, और उसके बाद और नीचे जाएंगे तभी आएगा, बराबर बराबर। तो ये एरिया जो साउथ अमेरिका है दक्षिण में नीचे का, और यहाँ न्यूजीलैंड का एरिया है, ये दोनों एक ही अक्षांश रेखांश पे है, और उससे और आप नीचे जाओ तब ये एंटार्क्टिका है। और यहाँ से ऊपर जाओ, ये नीचे का एरिया। अब इन्होंने क्या बनाया है, जैसे कि ये पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, तो ये इसका नीचे का भाग हो गया, तो उसका ऊपर का भाग तो पीछे की तरफ होगा ना। तो पीछे की तरफ उन्होंने आर्कटिक कर दिया, तो ये सारा ओशन बीच में है। ये नीचे का हमारा जो पूरा मैप का नीचे का साउथ का एरिया है, तो उत्तर का एरिया ऊपर है, उसका नाम है आर्कटिक। आओ, तो ये आपका एंटार्क्टिका नीचे का हुआ, बिल्कुल नीचे का, हमारे श्रीलंका के बाद वाली जगह, ठीक है। अभी यहाँ पे आओ, देखो जैसे कि ये बॉल है, दिख रहा है ना। ये आप सिर्फ ये ब्लू भाग को देखोगे, आप इसको नहीं देखोगे, पीला वाला भाग जमीन के अंदर। ये जो ब्लू भाग है, ये ऊपर का एरिया हो गया, नीचे का एरिया हो गया। तो ये हम ऐसा कहेंगे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो एरिया है वो 6 खंड है। तो इससे ये पीला ऑरेंज भाग यहाँ भी मिलेगा, ऑरेंज यहाँ भी मिलेगा, ऑरेंज यहाँ भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि ये पूरा लवण समुद्र है। ऑरेंज को आप लवण समुद्र समझना है तो आपको पूर्व में भी लवण मिला, दक्षिण में भी लवण मिला, ये जगह में भी लवण मिला, ये जगह में भी लवण मिला। मिला कि नहीं मिला? तो ये अब अगर यहाँ और यहाँ दोनों जगह लवण मिला कि नहीं, तो आप इसको भी दक्षिण हिंद सागर और इसको भी सदर्न ओशन और इसको भी सदर्न ओशन कैसे मान सकते हो? क्लियर हो रहा है? इसको भी सदर्न ओशन माने, इसको भी सदर्न ओशन माने। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया उत्तर यहाँ है और दक्षिण यहाँ है, तो ये पूरा दक्षिण का ही तट हुआ कि नहीं हुआ? ये उत्तर है ऊपर और ये दक्षिण है, तो दक्षिण में ही समुद्र है ना। यहाँ भी दक्षिण में ही समुद्र है ना, यहाँ भी दक्षिण में। तो न्यूजीलैंड में भी आपको सदर्न ओशन मिलेगा, हमारे इंडिया के नीचे भी सदर्न ओशन मिलेगा, तो साउथ अमेरिका में भी तो सदर्न ओशन ही मिलेगा ना। अब इसी चीज को यहाँ पे आ जाओ, देखो आपको यहाँ से भी सदर्न ओशन मिल रहा है, ये न्यूजीलैंड से भी सदर्न ओशन मिल रहा है और साउथ अमेरिका से भी सदर्न ओशन मिल रहा है। तो हर जगह से सदर्न ओशन क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सारा नीचे का पोर्शन है, तभी मिल रहा है ना। तो आप इसको भी ये कोने से ये कोने तक ऐसे ही बिछी हुई पृथ्वी समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? हम इसको भी ऐसे अर्धचंद्राकार समझेंगे तो हमारा जवाब मिल जाएगा। आपको इसको ये कोने से ये कोने तक बिछा हुआ मानना है। देखो आपको यहाँ से भी ये समुद्र मिलेगा, यहाँ से भी समुद्र मिलेगा, यहाँ से भी समुद्र मिलेगा, यहाँ से भी समुद्र मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। बस तो फिर इसको आपको ये मैप मानने की जरूरत नहीं है, बराबर। सीधी बात हो गई। आपको उसको ऐसे बॉल की तरह और एक ही जगह पे गोलाई पे ये है ऐसा मानने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो अभी आपको दिख रही है ये पृथ्वी, आपने उसको ऐसा माना, बराबर। तो यहाँ आपने देखो यही चीज़ आपको दिखाई देगी। देखो ये पिक्चर में भी देख लीजिए आप, बिल्कुल एंटार्क्टिक यहाँ बना दिया उन्होंने
और एंटार्क्टिक बनाने के बाद भी एग्जिट ये बिंदु छोड़ के आपको चारों तरफ समुद्र बताया है उन्होंने, खाली मध्य छोड़ के। यहाँ भी सदर्न ओशन, 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 बराबर बराबर। और अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ देखोगे, आपको पिक्चर सामने ही है, आप देखोगे कि साउथ पोल, उसके बाद इंडियन ओशन, मतलब या कहीं ना कहीं से इंडिया का पोर्शन आ रहा है। फिर ये आपका ये वाला अटलांटिक ओशन, उसके बाद साउथ अमेरिका की तरफ फॉकलैंड आइलैंड। तो साउथ, मान लो कि ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ जो आइलैंड है वो फॉकलैंड आइलैंड हो गए, और यहाँ सदर्न ओशन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड, यहाँ ही आपको उसने न्यूजीलैंड बताया, तो ये न्यूजीलैंड हुआ, ये अमेरिका हुआ, या यहाँ से थोड़ा ऊपर आओगे इंडिया हुआ। आपको समझ में आ रहा है? और बराबर मध्य में नीचे के भाग में उन्होंने एंटार्क्टिक लगा दिया, और पूरे समुद्र को ऐसे गोल बना के बराबर समुद्र के बीच में एंटार्क्टिक खंड लगा दिया। कुछ समझ में आ रहा है अभी आपको? मेरी बात क्लियर हुई? इसी चीज को आप ऐसे कर लो। ये भी भरत क्षेत्र हुआ। आपकी वो जो पूरी पृथ्वी है, ऐसे जम्बूद्वीप हुआ, दिख रहा है आपको? तो उसमें से ये पोर्शन भरत क्षेत्र हुआ। तो आपको ये है अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो यहाँ भी दरिया मिलेगा कि नहीं? यहाँ भी सदर्न ओशन मिला। अब आप यहाँ आओ, यहाँ ये इंडिया का एरिया है, तो यहाँ भी नीचे दक्षिण हिंद महासागर मिला। अब आप यहाँ न्यूजीलैंड आओ, न्यूजीलैंड में भी आपको नीचे सागर मिला। फिर यहाँ आओ, यहाँ कोने के ऑस्ट्रेलिया वाला, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर आओगे तो यहाँ जापान, तो यहाँ भी आपको दरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जो चीज़ आपको हर जगह ये एरिया में दरिया मिला और ऊपर सारी ज़मीन मिली, तो इसको आपको ऐसे गोल बना के पेश करने की क्या ज़रूरत पड़ी भाई? ऐसे बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है आपको? ये जो पूरा जो एरिया है ना, जो इन्होंने एंटार्क्टिका बताया है, आपको पता है ये एंटार्क्टिक के ये थोड़े से ही डिग्री के एरिया में कोई भी सिटी, कोई भी मनुष्य, कुछ नहीं, खाली बर्फ के पहाड़, खाली। यहाँ कोई शहर नहीं, यहाँ कोई बसता नहीं, क्योंकि -डिग्री सेल्सियस तापमान। ये लोग यहाँ से जाते हैं, न्यूजीलैंड से जाएंगे और फ्लाइट में जाएंगे, वहाँ कुछ हैंडल वैंडल करेंगे, क्या देखना देखेंगे, रुकेंगे कोई नहीं, और वापस आ जाएगी फ्लाइट। क्योंकि ना वहाँ कुछ इलेक्ट्रिक जा सकती है, ना कुछ, सोलर मशीन लेके उन्होंने बिठाया, ताकि जब भी सूर्य का घूमना हो तब वहाँ लाइट हो या कुछ भी हो चले। वायरिंग तो हो नहीं पाएगी। ये सारे दरिए के अंदर से यहाँ बीच में जाके कोई वायरिंग हो पाएगी क्या? हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की सिस्टम से ये यहाँ पे जाना हुआ है। अब इसी चीज़ को हम लोग तो इस चीज़ को इसीलिए मैं मना कर रही हूँ, ये जानने के लिए, क्योंकि अगर ये ज़मीन पे है और अगर ये स्थिति में है, तो मुझे यहाँ के ये साउथ अमेरिका हुआ, ऊपर अमेरिका हुआ, उत्तर अमेरिका हुआ ये भाग, तो नीचे का भाग साउथ अमेरिका हुआ। और साउथ अमेरिका में मुझे दरिया मिलेगा ही मिलेगा, और वही दरिया मिलेगा, एक ही दरिया मिलेगा। फिर यहाँ जाऊँगी तो भी मुझे सदर्न ओशन मिलेगा, क्योंकि ये दक्षिण महासागर है, दक्षिण लवण समुद्र है। यहाँ जाऊँगी तो भी दक्षिण लवण समुद्र मिलेगा, यहाँ जाऊँगी तो भी ये दक्षिण दिशा है, क्योंकि दक्षिण तो दिशा से मालूम पड़ने ही वाला है। यहाँ जाऊँगी तो भी मुझे दक्षिण समुद्र मिलेगा। तो पृथ्वी ये तो कंफर्म हो गई, हुई कि नहीं? आज ऐसी कंफर्म हो गई। मानो कि अभी ऐसा गोला
ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा मानेंगे। सिर्फ एक कोने का एक भाग, 6 खंड, आज का 6 खंड, सिर्फ ये कोने का भाग। बराबर बराबर, बाकी पूरा जम्बू द्वीप बन जाएगा। अब इतने बड़े जम्बू द्वीप में ये खाली 500 योजन ही हुआ ना। चलो बोलो कोई मैंने एक वीडियो रखा था जो ग्लेशियर पिघल रहे थे साउथ सदर्न हेमिस्फीयर के, देखा था आपने? नहीं देखा था? देखना, मैंने रखा हुआ है। दक्षिण प्रदेश में शीत अधिक होती है, यहाँ ये बताया है। दक्षिण में नीचे जैसे जैसे जाओगे आपको ठंडक ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सूर्य कुछ ही एरिया तक घूम रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। आपको ये पता है सूर्य का एरिया घूमना सिर्फ 500 योजन है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो भरत क्षेत्र का जो एरिया है, आओ मैं फिर से आपको इसमें ही समझाती हूँ। ये जो भरत क्षेत्र का एरिया है उसमें से 180 योजन, मतलब इतने ही पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ के पोर्शन में ही सूर्य घूमते हैं। और नीचे 350 योजन और 330 योजन, और तो ये यहाँ के ऐसे 200, मतलब आपका ये पूरा एक वेड़िया हुआ। आधा पहला जो होता है ना, इतना वेड़ा एक ही, उतने ही एरिया में सूर्य घूम रहा है, थोड़ा यहाँ और बाकी के यहाँ। तो ये और ये एरिया छोड़ के और आप जैसे समुद्र में अंदर जाओगे तो वहाँ तो सूर्य का प्रकाश है नहीं, तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? तो आज आप जो भी दक्षिण अंटार्कटिक खंड की हम बात कर रहे हैं, तो समुद्र क्रॉस करके ही तो जाना पड़ता है ना वहाँ पे। हर जगह से समुद्र क्रॉस करके जाना है, कोई भी सिटी से। और उतनी दूर तक सूर्य का प्रकाश तो जाता ही नहीं। भगवान ने कहा है खाली 500 योजन तक ही सूर्य घूमता है, बस यहाँ से सिर्फ यहाँ तक। तो इतनी दूर अगर होगा कोई भी एरिया, इतनी दूर यहाँ तक पानी में होगा कोई एरिया, पानी में तो कोई भी आइलैंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बताओ? पानी में तो कोई भी आइलैंड हो सकता है। तो पानी में अगर मान लो कि इतनी दूर कोई आइलैंड है, जैसे ये लाल वाला है वो आइलैंड है, इतनी दूर है, तो यहाँ तो बर्फ होगी ना, सूर्य से दूर हो गया, सूर्य के घूमने के एरिया से दूर हो गया, तो यहाँ तो बहुत बर्फ हो सकती है। इसीलिए दक्षिण के प्रदेश में शीत अधिक है, ज़्यादा है। और उत्तर दिशा में स्थिर दूर के प्रदेशों में जितनी बर्फ जमती है उसकी अपेक्षा ज़्यादा बर्फ दक्षिण दिशा में उतनी ही दूरी पे जमती। अब देखो यहाँ समझने के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। मान लो कि बराबर ये मध्य का एरिया है, ये उत्तर का भाग है, ये दक्षिण का भाग है, सूर्य यहाँ घूमते हैं, तो सूर्य से जितनी 0 डिग्री से अक्षांश 90 बताए हैं उत्तर में भी, और यही 0 से दक्षिण में भी 90 बताए, तो दोनों ही सिमिलर अक्षांश हुए किलोमीटर में। तो जैसे यहाँ से 90 पे ज़्यादा बर्फ़ है, वैसे ही यहाँ मध्य में से नीचे 90 पे भी ज़्यादा ही बर्फ़ है। तो ये तो तय हो गया कि सूर्य का घूमना ये 90 और ये 90 के बराबर बीच में ही थोड़े ही भाग में है। बराबर बराबर, भगवान भी यही कह रहे हैं। खाली ये 500 योजन में घूम रहा है, आगे के जम्बू द्वीप के 1 लाख योजन में से खाली 500 योजन निकाल दो, और पीछे 2 लाख लवण में से भी खाली 500 योजन निकाल दो। पीछे तो 2 लाख तक समुद्र है, ये सूर्य घूमने के एरिया के बाद 2 लाख योजन तक समुद्र है, तो उसमें तो बर्फ हो ही सकती है ना। पानी है, जमने में टाइम जाएगा क्या? नहीं। और हमारे में तो ये लवण समुद्र के अंदर थोड़े से ही 42,000 योजन ही आप जाओगे ना, सारे सूर्य द्वीप, चंद्र द्वीप, वो भी कितने पता है? कम से कम 12 सूर्य द्वीप, 12 चंद्र द्वीप, गौतमी द्वीप, सारे द्वीप है वहाँ पे। शास्त्र में ही उसको 25 द्वीप बताए हैं। खाली यहाँ से 42,000 किलोमीटर अंदर जाओ, 42,000 योजन, तभी तो इनमें से कोई भी द्वीप पे ये बर्फ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो 42,000 पे द्वीप हो सकता है, तो और अंदर थोड़े में भी द्वीप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 1000 योजन में भी हो ही सकता है।
ठीक है, तो हम अपने हिसाब से, जम्बू द्वीप के हिसाब से जब ये पृथ्वी को समझेंगे, आपको 100% जवाब मिलेगा। तो अब ये तय हो गया, पृथ्वी जमीन पे है बराबर इस आकार में, और ये आकार में से आओ बराबर ऐसे, ये पूरा जम्बू द्वीप हो, बराबर मध्य में मेरू पर्वत हो, तो आपको जम्बू के ये नीचे के भाग में भरत क्षेत्र मिलेगा। इस भरत क्षेत्र के 500 योजन ऊपर के भाग में ही सूर्य घूम रहा है। तो जितना ही अंदर लवण में आप जाओगे, लवण में असंख्य द्वीप समुद्र मिलेगा, और उसी द्वीप के अंदर से ही किसी में, क्योंकि एरिया सूर्य से दूर हो गया, तो पानी, लवण का ही पानी बर्फ बनते देर नहीं लगेगी। तो वहाँ जो भी द्वीप होगा, जमीन होगी, उसका जो पानी होगा वो तुरंत बर्फ में कन्वर्ट हो सकता है, बराबर। ठीक है, हमारे भरत क्षेत्र पे आ जाएंगे सिर्फ इतने 6 खंड पे। तो ऊपर उत्तर ध्रुव आएगा, नीचे दक्षिण ध्रुव आएगा। तो दक्षिण ध्रुव के जो भी एरिया आएगा वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी, और उत्तर ध्रुव के एरिया में भी बर्फ़ मिलेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ सिर्फ 500 योजन में घूमता है। तो आपको यहाँ लवण में द्वीप मिलेगा और ऊपर जमीन पे बर्फ़ मिलेगा। ये क्लियर हुआ? आपको यहाँ हिमवान पर्वत, वहाँ बर्फ़ है, उसके ऊपर भी जो रशिया और चाइना और रशिया और वो सब के ऊपर है, वहाँ के भी पर्वत पे बर्फ़ है। और यहाँ नीचे एंटार्क्टिक, यहाँ आर्कटिक पे बर्फ़, यहाँ एंटार्क्टिक पे। आर्कटिक ज़मीन पे है और एंटार्क्टिक पानी के मध्य में, पानी के बीच में। ये तो बहुत क्लियर हो गया पूरा, आज जम्बू और लवण क्लियर हो गया, हुआ ना? हो गया। बोलो, अभी कोई प्रश्न है तो बताओ। ये समझने में कोई क्वेश्चन है? नहीं। चलो फिर 8 बज गए, तो अभी मैं टॉपिक बंद करूं। खाली ये थोड़े मैं बोल देती हूँ, 2-3 लाइन है। आओ, उत्तर दिशा में भी बर्फ़ जमती है, उतनी ही अपेक्षा से दक्षिण में ज़्यादा बर्फ़ जमती है, क्योंकि बात यह है कि उत्तर में तो ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर बर्फ़ जम रही है, जबकि दक्षिण में ऑलरेडी पानी है, समुद्र का पानी है। तो समुद्र के पानी को बर्फ़ जमने में देर नहीं लगेगी, बराबर बराबर। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। पानी को बर्फ़ बनने में देर नहीं लगती, ज़मीन पे जो पानी गिरता है वो बर्फ़ बनता है। तो ऊपर आपको बर्फ़ कम मिलेगा, दक्षिण में बर्फ़ उत्तर की अपेक्षा से ज़्यादा मिलेगी। उसमें कैरगुवेलन नामक स्थल पे दक्षिण दिशा में 50 अक्षांश पे जो स्थित है, वहाँ जितनी बर्फ़ जमती है दक्षिण में, उसकी अपेक्षा बहुत कम बर्फ़ 75 डिग्री उत्तर अक्षांश पे स्थित आइलैंड के ऊपर भी बर्फ़ मिलती है। अब तो ये क्लियर हो गया ना, बहुत इजी हो गया ना। ऊपर ज़मीन है, इसीलिए वहाँ जो पानी गिरेगा वहाँ बर्फ़ होगा, नीचे ऑलरेडी पानी ही पानी है, इसलिए नीचे ज़्यादा बर्फ़ है। कैरगुवेलन में मात्र 18 प्रकार की वनस्पति होती है, जबकि आइसलैंड में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गर्मी अधिक होने से वहाँ 870 प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। मतलब ये है कि 50 अक्षांश में सूर्य की गर्मी ज़्यादा है उत्तर में, लेकिन दक्षिण में 75 अक्षांश डिग्री पे सूर्य की गर्मी नहीं होती। उत्तर ध्रुव के नज़दीक सूर्य में जितनी ऊर्जा मिलती है उससे बहुत कम। अब इन लोगों ने इस चीज़ को ऊर्जा उत्तर ध्रुव में ले लिया। क्लियर हो रहा है ना? कारण क्या दे दिया उत्तर ध्रुव का, ये जो फर्क है उसका कारण उत्तर ध्रुव दे दिया, बाकी बल्कि ये फर्क का कारण मुख्य कौन है? सूर्य का घूमना, बराबर ना? हाँ हाँ, सूर्य 0 डिग्री से 50 डिग्री ऊपर नॉर्थ में जाओगे तो ज़्यादा गर्मी देगा, लेकिन 0 से 75 डिग्री जाओगे तो कम देगा। तो 75 नॉर्थ में जा रहा है, 75 डिग्री नॉर्थ में जा रहा है, तो वहाँ कम सर्दी, कम ठंडी, कम ठंडक मिलेगी, वहाँ थोड़ी गर्मी मिलेगी। लेकिन 50 डिग्री नॉर्थ में जा रहा है, वहाँ तो बिल्कुल बर्फ़ है। अब यहाँ ध्यान दो,
ऊपर 75 डिग्री तक लोग बसते हैं, शहर बसते हैं, जब नीचे 50 डिग्री में ही कोई नहीं बस रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो अभी अगले क्लास में बात करेंगे। अगर कोई इसमें क्वेश्चन होगा तो अगले क्लास में जरूर बताएं। जय जिनेंद्र।